हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आज की वीडियो आपको सैकड़ों सवाल तैयार कर देगी। जी हाँ, एक सवाल के मैं कई कई मीनिंग बताने वाला हूँ। सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। आपको क्या करना है, देखिए अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा आपके पास। अब आपको क्या करना है, मेरे से पहले आपको उन सवालों का जवाब दे देना है। अगर आप ये सोचते हैं टाइम अभी बहुत है, तो मैं कह रहा हूँ आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है। तो लास्ट में आपको कमेंट्स ये भी करना है कि लास्ट में आपने कितने सवाल सही करे और कितने आपके गलत हुए। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे शेरनियों, तैयार हो जाइए अपनी आप को परखने के लिए। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन, तो आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ कवर करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है मेरी मेरी असफलता किस विधा की रचना है, यानी कि जो मेरी असफलता है वो किस विधा की रचना है। तो बताइए, ये नंबर एक है जीवनी साहित्य, दो कहानी, तीसरा है आत्मकथा। तो आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा पहले का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थात पहले का तीसरा आत्मकथा है। यानी कि मेरी असफलता क्या है, एक आत्मकथा है। अब क्वेश्चन बनता है आत्मकथा के लेखक कौन है। तो मैंने कहा ना, एक सवाल से मैं कई सवाल आपको तैयार कराने वाला हूँ। तो बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है। बस वीडियो शुरू से अगर लास्ट तक बने रहेगा आपके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस यह एक आत्मकथा है। अगर इसके लेखक की बात करूँ तो इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, यानी कि जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, भाग्यवती, कंकाल, परीक्षा गुरु या इंदुमती। तो बताइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका पहला उपन्यास होगा, यानी कि जो राइट आंसर होगा दूसरे का थर्ड क्या होगा, परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु तो है, तो अगर मैं इसमें ये बात कहने लगूं कि बताइए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे लाला श्रीनिवास। क्या कहेंगे, लाला श्रीनिवास। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इंदुमती की प्रथम कहानी भी है। अब क्या किशोरीलाल गोस्वामी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 3 भी है। सब कुछ इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। तो तीसरा, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह और राजा शिव प्रसाद। हिंदी प्रदीप प्रदीप के संपादक कौन है, बताइए। तीसरे का फर्स्ट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो निबंध, डायरी, जीवनी, आत्मकथा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। चौथे का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट क्या होगा, चिंतामणि एक निबंध है। अगर मैं ये बात कहने लगूँ चिंतामणि के लेखक कौन है, तो बताइए चिंतामणि के लेखक कौन है। तो मैं बता देता हूँ। इससे देखिए आपका एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बूस्ट हो रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कई क्वेश्चनों को समझ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने। फटाफट लाइक कर दो और दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कर दो। अब इसके चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है बताना है। प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण। तो आपको राइट आंसर तीनों में से बताना है, एक बताना है राइट आंसर। तो पाँचवें का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सेकंड राइट आंसर होगा, पाँचवें का सेकंड विष्णु प्रभाकर। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस बच्चों को देखो मेरे से पहले आंसर दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तैयारी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लगे रहिएगा, आपका उद्धार होने वाला है। कह रहा हूँ 100% फोड़ के आओगे, कोई भी क्वेश्चन हिंदी का नहीं छोड़ोगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो छठे क्वेश्चन का है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए कौन सा होगा, यानी कि छठे का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने पहला बोला है बिल्कुल सही बोला है, जिसने और बोला अपने गाल पे एक तमाचा बड़े जोर से मारिएगा जो चारों की चारों उंगली छप जाए। बदतमीजों, टाइम नहीं है और इतनी गलती क्यों कर रहे हो। तो जिसने ये बोला बिल्कुल सही पहचाना। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। अब अगला, निंदा रस निबंध के लेखक हैं, इनके निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, हरिशंकर
परसाई हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको सातवें का राइट आंसर बताना है। सातवें का राइट आंसर होगा सेकंड है, हरिशंकर परसाई। तो चलिए, उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिख लेते हैं अगला, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या करा, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो बताइए, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, बहादुर शाह, चंद्रगुप्त ने आने वाला कल। तो उम्मीद है इनमें से आपका राइट आंसर पहचान भी गए होंगे। तो बताइए कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, 8वें का फर्स्ट, नहुस। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस। उम्मीद है ये भी अच्छे से बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि पृथ्वीपुत्र के जो निबंध है, पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर, अगर आपने बिल्कुल सही पहचाना, राइट आंसर 9वें का तीसरा पहचाना, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 10वें का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही, 10वें का राइट आंसर, बिल्कुल जी। आपको मिलता है कुछ भी नहीं, तो खुश हो जाइएगा, सुंदर रेड्डी। सही है। 11वां देख लेते हैं। 11वां क्या कर रहा है? शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद अज्ञा, भगवती शरण वर्मा। तो यानी कि 11वें का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बताइए कौन सा होगा? 11वें का राइट आंसर होगा सेकंड, क्या होगा? अज्ञा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है, आनंद का नाम बिनी के संपादक हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे। उम्मीद है आप जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी होगी, तो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो 12वें का राइट आंसर आप खुद बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जो है किस युग के लेखक हैं? द्वितीय युग के, छायावादी युग के, भारतीय युग के। तो 13वें का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे सेकंड बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। जी हाँ, अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग। भाई ये भी भाई गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 13 का फर्स्ट, द्विवेदी युग। उम्मीद है अब समझ में आया होगा। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेके गए? द्विवेदी युग के। अब क्वेश्चन नंबर 14, कवि वचन सुधा के संपादक हैं? बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इन तीनों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सेकंड कहा आपने, तो सही कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। 15, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती, गोदान। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, 15वें का सभी बता देते हैं लगभग। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, क्या है? गोदान। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जनमेजय का जो नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं, इनके जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण सेठ, गोविंद दास। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 16वें का राइट आंसर, बिल्कुल सही पहचाना। जिसने अगर ए बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का ए, जयशंकर प्रसाद। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, अगला है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? बताइए। गुलाब राय, रघुवीर सराय, धर्मवीर भारती। तो बताइए, अगर मैं गुनाहों के देवता किसकी रचना की बात करूं, तो इसका थर्ड आंसर होगा धर्मवीर भारती। क्या होगा? धर्मवीर भारती। तो इन्होंने एक और की जो बेहतरीन जो एक और रचना की थी, सूरज का सातवां घोड़ा, भी इनकी ही एक रचना है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिर किस विधा की रचना है? तो बताइए, जो आपका 18वें का उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक, बताइए कौन सा होगा? तो कहानी, उपन्यास, नाटक में तीसरा आपका 18वें का सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थात 18वें का सेकंड कहानी होगा। क्लियर। अब तक तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि हमने हिंदी जो गद्य का साहित्य पढ़ा था, अब हिंदी काव्य साहित्य पढ़ेंगे, अर्थात हिंदी गद्य साहित्य से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने दिखा दिए। अब चलते हैं हिंदी काव्य साहित्य में। तो हिंदी काव्य साहित्य का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो इसमें राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपने सही पहचाना, बिल्कुल ख 1943। अब देखिए तार सप्तक के क्या हैं। देखिए सप्तक का मतलब होता है संपादक। क्या होता है? संपादक। समझ में आ गई? तो तार सप्तक का मतलब होता है संपादक यानी कि अज्ञ। अगर मैं इसमें प्रकाशन की बात करूँ तो 3 प्रकाशन होते हैं। देखिए तीनों प्रकाशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको ध्यान से देख सकते हैं। प्रथम प्रकाशन 1943, अगर द्वितीय प्रकाशन की बात करूँ 1951, अगर तृतीय प्रकाशन की बात करूँ 1959। तो आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा फिरा के आए तो आप इसको लिख सकते हैं। सही है। अगर तार संपादक के संपादक और इसके संपादक कौन है? अज्ञ। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। ये रहा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इतना इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ कोई भी साल ऐसा नहीं बचा जो इसके दर्शन ना हुए हों। तो जिस बच्चे ने इसके दर्शन कर लिए, मैं कह रहा हूँ 7 समुंदर पार वो हो चुका है, वो मोह माया से दूर हो चुका है, वो इस दुनिया की जो परिकल्पना है उनसे दूर हो चुका है, परमात्मा से मिल चुका है। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कह रहा भक्ति के बराबर है अगर आपने इस सवाल को ध्यान से पढ़ लिया। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बताइए, कुमार रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। उम्मीद है इतनी बार समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो है, बट अगर मैं इसके लेखक की बात कर रहा हूँ, या बच्चों लेखक आने लगा, तो लेखक क्या बताओगे? बताओ, आपको पता हो तो बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगर लेखक की बात करूँ तो इसके हैं चंद्रबड़ दाई। क्या है? चंद्रबड़ दाई इसके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक और है चंद्रबड़ दाई। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों तरीके से घुमा घुमा के हमने घेर के मारा है, तो इससे बाहर तो जाएगा ही भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए महाकाव्य में जितने भी महाकाव्य आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ, इसके डिटेल बता दी, अब इसके भी चलिए बता देते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग है? 9, 12, 15 या 17? तो आपको राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर होगा 21 का थर्ड 15 सर्ग है। क्लियर? अब कामायनी की बात कर लेते हैं। ये एक महाकाव्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्या है? एक महाकाव्य है। अगर सर्ग की बात करें तो सर्ग तो दे दिए हैं, कितने हैं? 15। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसकी रचना की बात करूँ, यानी कि कामायनी के लेखक कौन है, तो लेखक है इसके प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट सवाल ये है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? यानी कि बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको 22वें का राइट आंसर बताना है। अगर आप बता पा रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 22वें का सेकंड मुक्तिबोध, तो बिल्कुल सही है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोल रहा है, रीतिकाल के श्रृंगार काल नाम किसने दिया? यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका फर्स्ट होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कैसे ही है? अब तो ऋतिक काल को भी श्रृंगार काल कहा गया है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, ऋतिक काल को भी श्रृंगार काल कहा गया है, और इसके जो अगर किसने नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 24। इतना इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ जैसे महाकुंभ इंपॉर्टेंट था, पूरे 144 साल बाद उसके दर्शन करने को मिले। मैं कह रहा हूँ ये दुर्लभ प्राणी है, दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसको संभाल के रखिए, संजीवनी बूटी का काम करेगा। पेपर में मरते टाइम अगर इसमें भी टिक मार देंगे तो आपका भला होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो आपको बताना है, पहला चिदंबरा, दूसरा कला और भोला चांद, तीसरा है पल्लव। तो 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 24 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट्स करना है कि 24वें का जो सुमित्रानंद पंत को है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिला और किस रचना पर मिला। समझ में आ गई? तो चलिए
अब इतनी बात करने के बाद अब जरूरी नहीं है सुमित्रानंद पंत पूछे, वो कुछ और भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं डिस्कस इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करने वाला हूँ। सबसे पहला अगर मैं दिनकर की बात करूँ, आचार्य रामचंद्र दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब किस रचना पे मिला था वो आपको मैं बताता हूँ। क्या मिला था? उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। क्लियर। अगर मैं सुमित्रानंद पंत की बात करूं तो चलिए ये तो आपको बताना ही है। अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूं, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा पर मिला था। क्या? यामा रचना पर मिला था। अगर मैं अयज्ञ की बात करूं यानी कि अयज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो कौन सी रचना पर मिला था? तो उसको उनको जो मिला था, उनको प्यारे बच्चों मिला था कि कितनी नावों में कितनी बार। उम्मीद है मैंने मेरे द्वारा एक क्वेश्चन से मैंने 5-6 क्वेश्चन जो आपको दर्शन कराए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को भी निपटारा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? यानी कि आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दे दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए 25 का राइट आंसर होगा थर्ड। बिल्कुल सही कहा, 25 का थर्ड रामचंद्र शुक्ल होगा। क्लियर। अगला, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतिज्ञा, पृथ्वीपुत्र, स्वर्ग किरण। तो 26 का राइट आंसर होगा बिल्कुल फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। तो चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा निम्नलिखित में से किन्हें किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला ये आपको बताना है। देखिए अभी मैंने जस्ट जिक्र करा था, अभी किस किस का करा था बताइए। महादेवी वर्मा का बताया था, तो महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे? यामा पर। किस पे मिला था? यामा पर। सुमित्रानंद पंत को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस पे मिला है, फिलहाल मैं बताता था चिदम्बरम पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर भी बताया था। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ रही है क्योंकि इनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कह रहा नहीं मिला, तो हमें नहीं मिलने वाला ढूंढ रहा। तो इन तीनों को तो मिल चुका है बट जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का फर्स्ट। अगर अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें बोल रहा है हरे घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो बताइए भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, यज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का बिल्कुल थर्ड यज्ञ। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। उन हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया है, किसने दिया? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो बताइए 29 का राइट आंसर बिल्कुल सही पहचाना। अगर जिस बच्चे ने 29 का फर्स्ट बताया बिल्कुल सही बताया, यानी कि रामकुमार वर्मा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते, अर्थात क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा वैदेही वनवास के कवि का नाम है, बताइए। तो वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्लियर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, बताइए क्या होगा? 30 का थर्ड आंसर होगा, बिल्कुल सही पहचाना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कबीर दास प्रमुख कवि हैं, यानी कि कबीर दास जो है प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के। तो बताइए 31 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि निर्गुण काव्यधारा। अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो बताइए राम मार्गी शाखा का, सूफी काव्यधारा का, सगुण भक्ति धारा का। तो बताइए उन 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही पहचाना, सेकंड। इसका राइट आंसर होगा 32 का सेकंड, सूफी काव्य धारा। अगर मैं 33वें क्वेश्चन की बात करूं तो यह सब तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक। देखिए ये मैंने पीछे डिस्कस कर चुका है, ये मैंने आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, बट अब यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने तार सप्तक का मतलब भी बताया था, इसके संपादक भी बताए थे, सब कुछ बताया था। सही है। तो इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे कि तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक कौन है? अयज्ञ, धर्मवीर भारती या सुमन राजी। क्लियर। अगर क्वेश्चन की बात करो क्वेश्चन नंबर 34 की, तो कामयानी किस युग की रचना? लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ डिस्कस करना भूल गया था। तो कामयानी किस युग की रचना है? कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने। क्लियर। अब आता है कामयानी किस युग की रचना है? तो बताइए 34 का राइट आंसर होगा छायावादी युग की। क्लियर। तो चलिए उम्मीद है बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। बेशक मैंने 34 क्वेश्चन कराए हैं, पर मैंने इससे रिलेटेड 8-8 10-10 करके सवालों करके लगभग सैकड़ों सवाल आपके तैयार करा दिए हैं। अगर वीडियो आपने पूरी देखी है, मैं कह रहा हूँ आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे गद्य काव्य की बात करें या काव्य साहित्य की बात करें। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और जो क्वेश्चन का जवाब मैंने मांगा है उसको आंसर ज़रूर देना।